हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज में आजकल हमने एक पॉलिटी का लेक्चर सीरीज शुरू किया है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये जो है मैं जो 11th क्लास की NCERT है जो पॉलिटिकल साइंस की 11th में कॉन्स्टिट्यूशन एट द वर्क, ठीक है, हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कार्य और सिद्धांत के नाम से है, ठीक है। उस बुक के अकॉर्डिंग मैं टॉपिक को यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप उस बुक को पढ़िए तो लेक्चर को आप बेटर समझ पाएंगे, क्योंकि लेक्चर उन बुक पे बेस है जो कि मुझे अब तक सबसे अच्छी बुक लगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में। तो आप भी इस बुक को पढ़िए, ऐसा मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो चलिए देर न करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का जो आज का टॉपिक है वो हमने जो पीछे टॉपिक किया था उसके कंटिन्यूएशन में है। जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने पहला जो लेक्चर था उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, जिसमें मैं आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट है, एक तरीके का सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। ये सारी बातें आपको वहाँ समझाई कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे निकल के आता है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, ये दूसरी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में रोल क्या प्ले करता है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो मेजर रोल प्ले करता है मैं उनको यहाँ पे पहले नोटिफाइड कर दिया हूँ। मैं आपको इसे बताता हूँ, एक एक को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इसमें देखिए जो सबसे पहला जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये देखिए जो मैंने एक लेक्चर में आपको डिस्कस किया है, कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, ठीक है। सेकंड है स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। थर्ड वन है लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट पावर। फोर्थ वन है एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ द सोसाइटी। और लास्ट वन है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। अब मैं इन्हें समझाता हूँ, ठीक है। देखिए जो पहला जो टॉपिक था जिसमें कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस था, इसे मैं थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूँ जो लोग नए होंगे उनके लिए। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो पॉपुलेशन है, जैसे एक कोई पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन ही सोसाइटी बनाएगी, ठीक है। अब इस सोसाइटी में आप जो है जो मेंबर होंगे उनके बीच जो है बहुत सारी डिफरेंट लेवल की डाइवर्सिटी होगी। डाइवर्सिटी क्यों होगी मैंने लेक्चर में आपको बताया है। तो हर डिफरेंट टाइप के इंटरेस्ट ग्रुप होंगे, जो डाइवर्सिटी होंगी उनके अलग अलग इंटरेस्ट होंगे, तो वो इंटरेस्ट ग्रुप होंगे। इन ग्रुप को एक प्रॉब्लम ये है, इन ग्रुप के साथ एक बाउंडेशन है कि इन्हें कोएग्जिस्ट करना है, ठीक है। इन्हें कोएग्जिस्टेंस में रहना है, ये ऐसा नहीं कि अलग हो सकती हैं, इन्हें एक साथ ही रहना पड़ेगा। तो ये कोएग्जिस्टेंस करें तो इसके लिए इस सोसाइटी के लोगों ने क्या किया होगा कि कुछ बेसिक कोऑर्डिनेशन पे ये एग्री किए होंगे कि कुछ बेसिक बातें हम सब लोग मानेंगे और ऐसा सब लोग माने, इसका जो है एश्योरेंस दिया गया होगा। एश्योरेंस का यहाँ पे क्या मतलब है? एश्योरेंस का यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे जो कोऑर्डिनेशन के लिए जो बेसिक रूल बने इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक्स हैं कि ये बेसिक्स हमने यहाँ पे अडॉप्ट किए कि ये सबको फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन अब वो कैसे, जैसे ये रूल तो हमने बना लिया कि ये बेसिक रूल है XYZ, इसको फॉलो करना है सबको, लेकिन इसे फॉलो तभी कोई करेगा जब दूसरा आदमी कर रहा होगा। जैसे पॉपुलेशन में अगर कोई इसे नहीं फॉलो करेगा सोसाइटी में तो दूसरे भी उसे फॉलो नहीं करेंगे, तब वो समझेंगे कि रूल यूजलेस है, क्योंकि इसको नहीं फॉलो करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसा न करके हम उसके लिए गाइडलाइन बनाते हैं, उसे एश्योरेंस देते हैं। एश्योरेंस कैसे है कि ये चीज़ को हम लीगली इन्फोर्सिएबल बोलते हैं, इसे हम लीगल बनाते हैं और लीगली इन्फोर्स करते हैं किसी जो है एजेंसी के थ्रू। तो एजेंसी यहाँ पे क्या बनेगी? गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ही तो इसे
लीगली इन्फोर्स करवा पाएगी। इसीलिए हमें गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करना पड़ा, क्योंकि जो बेसिक रूल बनाए थे अगर हर आदमी खुद पे रूल करने लगे तो हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा होता नहीं है कि ह्यूमन जो है इतना डिसिप्लिन रहेगा नहीं, वो रेशनल होता है। एक वर्ड ये रेशनल यूज किया जाता है, इसका मतलब आदमी अपना अच्छा बुरा समझता है। अच्छा बुरा समझने का मतलब ये है कि आदमी अच्छा भी होता है और आदमी बुरा भी होता है। इसलिए हर आदमी में ऐसा नहीं है कोई 100% गुड है, कोई 100% बैड है। तो कभी जो अगर वो फंसेगा तो शायद वो रूल को ना माने। जब दूसरे जैसे आप डेली लाइफ में देखते हैं ना कि अगर कोई किसी बात पे कोई प्रॉमिस किया रहता है, लेकिन अगर फंस जाता है तो प्रॉमिस को मानने से इनकार करने लगता है। तभी तो आप उसे कोर्ट में ले जाते हैं या किसी टाइप की पंचायत करते हैं और किसी टाइप का नेगोशिएशन शुरू होता है। अगर हर कोई सही सही बोले तो जस्टिस की ज़रूरत ही क्यों होगी। तो बिल्कुल वही बात यहाँ है कि आपने रूल बना दिया, अब इस रूल को कौन जो है इम्प्लीमेंट करेगा, तो उसका एश्योरेंस कौन देगा कि ये लीगली बाउंड होगा, लीगली इन्फोर्स होगा। तो हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाई गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन करती है, इसे इम्प्लीमेंट करती है, इसे जो है वहाँ लागू करेगी उस सोसाइटी में। तो ये पहला वाला टॉपिक था जिसे मैंने वैसे डिस्कस किया था, लेकिन एक बार और समझाने के लिए आपको यहाँ बता दिया, कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। ठीक है, तो पहला चीज़ है कोऑर्डिनेशन फॉर द मिनिमम रूल। ठीक है, मिनिमम पे ही हमेशा कोऑर्डिनेशन होता है, और एश्योरेंस या फिर गारंटी या फिर लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ द मिनिमम रूल। ठीक है, जो मिनिमम रूल है उनको उनकी गारंटी दी गई। सेकंड वन पे आते हैं, आप फिलहाल इसको इतना ही रहने देते हैं। सेकंड वन पे आते हैं। देखिए सेकंड वन अभी जो है ना, जैसे मैं यहाँ इसे बहुत डिटेल नहीं खींच रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि अगर मैं डिस्कशन में ज़्यादा डिटेल किया तो आप बोर होने लगेंगे। ये टॉपिक, ये जो चीज़ें हैं इन्हें मैं को रिलेट करूँगा जब कॉन्स्टिट्यूशन एज एग्जाम्पल आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना शुरू करूँगा, तब उसमें जो है इन्हें को रिलेट करूँगा कि कैसे जो है हम मिनिमम शर्तों पर एग्री हुए और कैसे उसे इन्फोर्स करवा रहे हैं। ठीक है, इन्फोर्स कराने का मतलब जैसे जुडिशरी क्रिएट करना, यहाँ पे जुडिशरी क्रिएट की गई। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव क्रिएट की गई कि जो इसको जो है इन लॉ को इन्फोर्स कराए। ठीक है, और जस्टिस डिलीवर करे। अभी मैं उनके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो छोड़िए उसे। यहाँ आते हैं सेकंड वन जो फंक्शन है वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वो माना जाता है डिसीजन मेकिंग पावर। देखिए इस फ्लो चार्ट को मैं हटा रहा हूँ। इस फ्लो चार्ट को आप चाहे तो नोट कर लीजिए, तो आपके दिमाग में ये सीक्वेंस बने रहेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको ये पता है। ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई फिक्स लाइनें नहीं रहती हैं, इसलिए हमें चीज़ों को याद रखने में परेशानी होती है, जैसा मुझे फील हुआ। तो ये फ्लो चार्ट आपको हेल्प करेगा, आप इसे देखिएगा। अब नेक्स्ट वन है स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर की क्यों ज़रूरत पड़ी, इस चीज़ को समझते हैं। जैसे देखिए जो आपका अभी तक हमने देखा कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस के लिए हमने गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करा दिया। अब बात ये होती है कि डिसीजन मेकिंग की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। जो डिसीजन मेकिंग पावर की यहाँ बात हो रही है, सबसे पहले मैं आपको पावर बताऊँ। पावर क्या होता है? देखिए पावर का मतलब ये होता है कि जैसे आपको बताया था कि जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हमारी कंट्री है, ठीक है, सॉरी, ये हमारी कंट्री है। तो इस कंट्री में ही हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, इस कंट्री में ही कॉन्स्टिट्यूशन इसके लोगों की बात कर रहे हैं। इस कंट्री से एसोसिएटेड पॉपुलेशन होगी, इसके लोग होंगे और पॉपुलेशन एक सोसाइटी बना रही होगी। ठीक है,
अब देखिए बात ये है कि यहाँ पॉपुलेशन के साथ साथ इस कंट्री में एक और चीज़ है, वो है रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्सेज। इस कंट्री में डिफरेंट टाइप के रिसोर्स हैं, रिसोर्स में ये पॉपुलेशन खुद भी है। एक्चुअल में पावर का मतलब ये होता है, पावर का मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में ये है कि रिसोर्स को कौन यूटिलाइज कर पाएगा। रिसोर्स यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी को हम पावर बोलते हैं। यहाँ पे कैसे आप रिसोर्स को यूटिलाइज कर पाएंगे, रिसोर्स के यूटिलाइज करने की जो कैपेसिटी है उसको हम पावर बोलते हैं। अब ये कैपेसिटी पुराने दौर में क्या होता था, एक मोनार्क के पास, एक किंग के पास होता था। जैसे एक राजा होता था, एक किंग होता था, किंग के पास ये पावर थी क्योंकि यही पावर सेंटर था। इसके पास पावर थी कि उस कंट्री में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, चाहे जो जंगल है, चाहे जो मिनरल है, चाहे उसकी नदी नाले हैं, है ना, चाहे जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो कुछ भी है उस रिसोर्स को वो यूज कर सकता है जैसा चाहे। इसीलिए तो वो टैक्स लगाता था, लोग टैक्स देते थे, वो जैसा चाहता था उसे यूज करता था। अब जैसे देखिए कि जैसे मुग़ल, जो हमारे यहाँ मुग़ल काल था, तो जो मुग़ल डायनेस्टी थी उसमें जो है, जैसे शाहजहाँ ने जो है बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करवाए, जैसे उसने लाल किला बनवाया, है ना, तो किसी ने ताजमहल बनवाया। इस तरीके से जो बड़े इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क किए, तो इस कंस्ट्रक्शन में जो रिसोर्स लगे, वो रिसोर्स क्या थे, वो जो बहुत सारे मार्बल थे, संगमरमर थे, बहुत सारे जो कारीगर उसमें लगे, बहुत सारे मजदूर लगे होंगे, बहुत सारा पैसा लगा होगा। उन सब पैसों को कैसे यूज किया गया, क्योंकि एक राजा का आर्डर था ना, एक किंग का आर्डर था कि यहाँ पे ताजमहल बनाओ, यहाँ पे लाल किला बनाओ, यहाँ पे ये चीज़ बनाओ, उन्होंने बनाई। आज भी ऐसा होता है, आज भी आप देखते हैं बड़े हाईवे प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, कि बड़े बड़े हाईवे बने हैं, ठीक है, और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे डैम बने हैं। तो इनको बनने में कंट्री का रिसोर्स यूज हो रहा है, जो माइनिंग किया जा रहा है, कि बहुत सारा जो अंदर कोयला है, लोहा है, उसे निकाला जा रहा है, जो आयरन और स्टील है उनकी जो माइनिंग की जा रही है, उनको यूज किया जा रहा है। तो ये किसके आर्डर से हो रहा है? आज डेमोक्रेसी के सेटअप में ये आर्डर कौन दे रहा है? आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दे रहे हैं, है ना, जो चुनी हुई सरकार है वो दे रही है, वो आर्डर दे रही है। तो हम कहते हैं कि ये बहुत पावर है इनमें जो है। आप क्या बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बहुत पावरफुल है, क्यों? क्योंकि इस कंट्री में वो किसी भी चीज़ का ऑर्डर दे सकता है, जितनी पॉसिबल चीज़ें हैं वो ऑर्डर वहाँ से पास होता है, XYZ कुछ भी। तो एक तरीके से जो मोनार्क का पोजीशन था वही आज की डेट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कंडीशन में आज किसने ले लिया है? आज जो है वो पावर जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के यहाँ चली गई है, जिसे हमें हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं या पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो पावर का मतलब आप समझ गए, रिसोर्स को यूटिलाइजेशन करने की कैपेसिटी, और ये कैपेसिटी जिसमें जितनी होती है उतना पावर होता है। जैसे देखिए ज़िले के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो DM का है, तो DM को ज़िले भर के रिसोर्स को यूज करने की कैपेसिटी है, इसलिए हम बोलते हैं कि एक पावरफुल पोजीशन है। उससे नीचे SDM है तो उसको अपने टेरिटरी में अपने पावर को यूज करने का, तो पावर यूज करने का मतलब ही क्या हुआ? रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, ठीक है। किस लिए वो करेगा वो बात अलग है। तो पावर का यूज और मिसयूज होता है। तो मिसयूज यही बोलते हैं कि अगर जो है रिसोर्स को वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए नहीं यूज किया गया तो मिसयूज बोलते हैं, अगर वेलफेयर के लिए यूज किया गया तो उसे यूज बोलते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अभी जो अपने जो टॉपिक था उस पर। तो हमारा टॉपिक था स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर। तो डिसीजन मेकिंग पावर की बात हो रहा है, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग है एक सोसाइटी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसको स्पेसिफाइड करना, मतलब ठीक ठीक बताना कि कौन लोग सेंटर होंगे। तो जैसा मैंने बोला कि पहले जो पावर का सेंटर हुआ करता था वो जो है यहाँ पे एक किंग हुआ करता था, पहले की जो पॉलिटिकल सिस्टम था मेडिवल एरा में। जब आप डेमोक्रेसी में आते हैं
तो ये काम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया गया। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है लोगों को दे दिया गया, ठीक है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है लोगों को दे दिया गया, लोगों की चुनी गई सरकार को दे दिया गया। तो इलेक्टेड हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक पार्लियामेंट बनाते हैं जिसमें है हमारे पास राज्यसभा है और लोकसभा है। तो इसमें बहुत सारे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जिसको हम एमपी बोलते हैं। अब ये एमपी क्या करते हैं, ये वोट करते हैं। तो जब ये वोट करते हैं तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारा सारा रिसोर्स, जिसे हम यहाँ मान लेते हैं जो हमारा रिसोर्स है वो सिर्फ पैसा ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं हमारा जो खजाना है जिसे हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार का अकाउंट है। यहाँ पे ही सारे टैक्स के पैसे रखे जाते हैं और उन पैसों को कहाँ खर्चा किया जाएगा ये डिसीजन ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेंगे। तो पहले ये एक किंग लेता था अपने डिस्क्रिशन पे, अपने विवेक पे, वो किसी की बात माने ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं थी। अब यहाँ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं इनको किसने अपॉइंट किया है, पीपल। कैसे, थ्रू इलेक्शन। तो लोग डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि बहुत बड़ा देश है, इतने सारे लोग प्रैक्टिकल नहीं है डिसीजन लेना, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव ये डिसीजन कहाँ लेते हैं, तो दो हाउस बनाए हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, तो पार्लियामेंट में लेते हैं। लेकिन क्या यही एक सिस्टम है, तो ऐसा नहीं है। कुछ एक कंट्री में, जैसे एक तो ये मोनार्कियल सिस्टम है जहाँ पे किंग ये डिसीजन ले रहा है, एक और होता है जिसे हम बोलते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम। जैसे आज का जो चाइना है, तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रूल करती है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लोग ही कंट्री के रिसोर्स का यूटिलाइजेशन की उनके पास पावर है, वही रूल करते हैं। रूल करने का मतलब है कि जो पावर को यूटिलाइज कर पाए, ठीक है, तो वो पावर को यूटिलाइज करते हैं। ऐसा ही जो फार्मर सोवियत यूनियन था उसमें भी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया थी उसके पास ये पावर था। जैसे नॉर्थ कोरिया में भी यही चीज़ है, नॉर्थ कोरिया में एक सिंगल पार्टी को है। हमारे यहाँ ये चीज़ सिंगल पार्टी को नहीं दिया गया है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि इस जो है ये जो राज्यसभा और लोकसभा है इसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के हैं। यहाँ पे रूलिंग पार्टी भी होती है और अपोजिशन भी होता है, और दोनों के बीच यहाँ बहुत लंबे डिबेट और डिस्कशन होते हैं। तो ये चीज़ कौन डिसाइड किया कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट में राज्यसभा होगी, लोकसभा होगा, उसमें अपोजिशन को भी मौका दिया जाएगा। जैसे अपोजिशन का यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है, ऐसा नहीं सिर्फ गवर्नमेंट ही बनती है, यहाँ पे अपोजिशन के लोगों को भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट प्रोवाइड की गई है, उनको भी मौका दिया जाता है यहाँ वोट करने के लिए। जब कोई भी फंड को यूज किया जा रहा है तो वो भी इसके सपोर्ट या अगेंस्ट में वो वोट कर सकते हैं। तो ये सब बातों को किसने डिसाइड किया, उन्हीं सब बातों को हम बोले स्पेसिफिकेशन, मतलब इन्हें स्पेशल लॉ के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में इसे मेंशन किया गया है। इसी चीज़ को मैंने कल आपको बताया था जब आपने मेरी वो फ्रेमवर्क वाली वीडियो देखी होगी, पार्ट 5 वाला जो पोर्शन है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट आपको मेंशन की गई है, उसमें जब जाएंगे तो उसमें आपको पार्लियामेंट के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में मेंशन किया गया। डिसीजन मेकिंग पावर को लेजिस्लेचर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है वहाँ पे मेंशन किया गया है, लेकिन अभी मैं इसे इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये टेक्निकलिटी न आए। आप पहले इसकी थ्योरी को समझिए, टेक्निकलिटी को मैं बाद में आपको समझा दिया करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया डिसीजन मेकिंग पावर को स्पेसिफाइड करना, ठीक है। अब ये भी चीज़ कि पार्लियामेंट कैसे बनेगा ना, इसके लिए भी क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन में कि पार्लियामेंट होगी, उसमें जो है राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी, इसमें कितने मेंबर होंगे, इसमें कितने मेंबर होंगे, ये सब डिटेलिंग है। और पार्लियामेंट कैसे प्रोसीड करेगा उसकी प्रोसीडिंग के लिए भी यहाँ पे
ये कैसे प्रोसीड करेगा, उसकी प्रोसीडिंग के लिए जो उसका बिजनेस होगा, डे टू डे बिजनेस किस तरीके से होगा, जो पार्लियामेंट का सेशन है उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये इन सब बातों को स्पेसिफाइड करना कि डिसीजन मेकिंग कौन कौन लेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं, लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट पावर। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इवन हम कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का यही फीचर होता है। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये फीचर निकाल दिया जाए, अगर इस फीचर को हमने हटा दिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे यूपीएससी पिछले साल के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर जो है इसको हटा दिया जाए, लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, तो उस गवर्नमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं बोल सकते हैं। जैसे देखिए, इस बात को समझिए, मैंने आपको क्या बोला था कि गवर्नमेंट पावर को एक्सरसाइज कर सकती है, इसको कैपेसिटी है, इसका मतलब ये रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकती है। अब जो ये रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर रही है, जो भी ये रिसोर्स को यूज कर रही है, तो उन रिसोर्सेज को जो ये यूटिलाइज कर रही है उसका पर्पज क्या होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल। बट ऐसा होता नहीं कि हमेशा ये करे वेलफेयर ऑफ द पीपल। तब तो आप बोलेंगे कि ये जो पावर की एक्सरसाइज ये कर रहा है ये जस्ट है, ये ठीक है, इसे आप जस्टिफाई करेंगे तो ये जस्ट है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के पास इतनी सारी पावर होती है, जैसे आप खुद ही सोचिए कि इस इतने बड़े देश में जो हमारी कंट्री है, इसके पास बहुत सारा पावर है। तो जो गवर्नमेंट में कितने लोग होते हैं, जैसे गवर्नमेंट में हमारे यहाँ क्या है, एक पीएम है और उनकी कैबिनेट है, ठीक है। मेनली जो गवर्नमेंट है ये है, ये करीब 50-60 लोग यहाँ हैं, एक यहाँ है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक तरीके से इसके पहले वाली सिचुएशन में जाते हैं। हाँ देखिए, ये समझ लीजिए, यहाँ हम मान लेते हैं कि ये 50-60 लोग हो गए और ये दोनों मिला के राज्यसभा और जो लोकसभा है इसको मिला के यहाँ कितने लोग हो गए, तो यहाँ पे करीब जो है हम राउंड फिगर में लेंगे 500, मान लीजिए ये 300, ठीक है। 700-800 यहाँ लोग हो गए, 700-800 यहाँ हो गए, 50-60 यहाँ हो गए, और जुडिशरी में 30 करीब जज हैं, तो 30 इनको ले लीजिए, आप टोटल जोड़ लीजिए, ठीक है। ये मैं एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, इनको टोटल जोड़ लीजिए, तो ये 60-30-90 हो गया और ये 8-9